गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओम्स लॉ। व्हाट अबाउट ओम्स लॉ? ठीक है, इससे पहले के टॉपिक हम काफी क्लियर कर चुके हैं सारे के सारे। ठीक है, ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस लॉ शोज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि आप अपने घर में देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, अगर वोल्टेज डाउन हो जाता है तो करंट की वैल्यू डाउन हो जाती है, और उस करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं, जिससे कि करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि हमने यहां पर देखा कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम जो साइंटिस्ट थे वो यही कहना, उन्होंने यही बताया कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है। उसके लिए ये कंडीशन होती है कि किसी भी कंडक्टर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी टेम्परेचर, लेंथ, मास या उसका नेचर जो भी है, अगर वो हम कांस्टेंट रखें, वो चेंज ना करें। जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वही हमें लेना चाहिए। तो अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसका अंदर जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। यहां हमने कंडक्टर ले लिया है, जो कंडक्टर एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी सारी की सारी हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। जैसे मैंने बताया था, लेंथ है, इसका मास है, इसका टेम्परेचर है, या इसकी जो डेंसिटी है, या इसका जो नेचर ऑफ मटेरियल है, वो सारे के सारे अगर हम कांस्टेंट रखें तो इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये स्टेटमेंट हम इसका लिख देंगे कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं, वो लिख देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है जो मैं बोल रहा हूं कि इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट then current is directly proportional to potential difference। अब हम इसके सेकंड लाइन में हम लिख सकते हैं कि V is directly proportional to current। सेकंड लाइन में हम इंटरचेंज इसको कर सकते हैं। सेकंड लाइन में हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं कि V is directly proportional to I। यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा R आ जाता है। इसको अगर हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो यहां से जो कांस्टेंट R आया है, इस कांस्टेंट R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। So V equals to IR, here R is a constant and this constant is known as resistance। इसको resistance कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आगे आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां से पहले ये जो क्वेश्चन आई है, इस क्वेश्चन पर हम और डिस्कस कर लेते हैं कि V equals to IR, इसको हम लिख सकते हैं I equals to V upon R। तो यहां से दो कंडीशंस हमें पता लगेंगी। क्या? पहली कंडीशन है कि I is directly proportional to V, ये तो हमने यहां भी पढ़ ली। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि I is inversely proportional to resistance। मतलब करंट जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, पहले हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब हम इसका पता लगा पाएंगे रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस तरह से होता है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। तो वी विल लर्न अबाउट द रेजिस्टेंस डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। के लिए देखो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पर। ये हमने कंडक्टर कंसीडर कर लिया है। इट इज ए कंडक्टर एंड व्हेन दिस कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू ए बैटरी, देन वी नो दैट देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स व्हिच फ्लोज इन रैंडम डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शंस। हम कह सकते हैं इसको रैंडम डायरेक्शन को, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे रैंडमली, जब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होती है कंडक्टर से, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर। इनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, आपस में टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं और अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं। और इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी, वेलोसिटी जो भी हम कहें वो सब जीरो रहता है। तो नो करंट, अब एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेंगे, कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं होता कंडक्टर के अंदर। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं सेम डायरेक्शन में लग जाते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में किधर, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और हमारी बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मोशन करते हैं तो इनका यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। तो इसके अंदर जो आयंस होते हैं, ठीक है, जो आयंस यहां से पास हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, उन आयंस भी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है,
तो आयंस की मोशन का अपोज करता है। जो कंडक्टर का इंटरनल मटेरियल होता है, मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में, ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे की मोशन का अपोज करते हैं। उनके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कंपटीशन लग जाता है कि कौन पॉजिटिव चार्ज के पास पहले जाएगा, ठीक है। या हो सकता है यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन पास होकर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स भी होंगे, वो प्रोटॉन्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जाने वाला है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो जब, जैसा कि हम जानते हैं करंट की डेफिनेशन होती है, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम में पास होते हैं वो हमारा करंट कहलाता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस जितना ज्यादा होगा उतना ही करंट ज्यादा होगा, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा या नंबर ऑफ चार्जेस कम होगा पास होने वाला किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उतना ही हमारा करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो अंदर हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसका मोशन का अपोज करते हैं, या जो आयंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉलिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि इनका नंबर जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एरिया से पास होने चाहिए वो नंबर कम हो जाता है। तो जब नंबर कम हो गए तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर ही अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें एक फ्रिक्शन फोर्स टाइप का लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे हमारे सॉलिड की में दो सरफेस होती हैं आपस में एक दूसरे की मोशन का अपोज करती हैं, ठीक है, इसी तरह से कंडक्टर के अंदर आयंस भी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे की मोशन का अपोज करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की मोशन का अपोज करते हैं, और वो पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाते। जब पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंचेंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब जितने कम पहुंचेंगे उतना ही कम करंट फ्लो होगा। तो जब रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट का अपोज कर रही है, तो हम डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। समझ में आया? एक बार फिर बताता हूं डेफिनेशन। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। यानी कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर देखा कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम है, और रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। मोर रेजिस्टेंस देन लेस करंट, और एंड लेस रेजिस्टेंस देन लार्ज करंट। तो हमने यहाँ पर यही तो लिखा था कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। समझ में आ गया? रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होता है तो कंडक्टर में करंट की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह के लिए मेरे वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां लिंक से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ नोट्स में नहीं लिख रहा। तो यहां से हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देख ली, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के बारे में हमें पता लग गया, जो भी डेफिनेशन मैंने अभी बोली थी। अब हम इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट लिख दी, नीचे करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसकी यूनिट लिख दी हमने एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर होती है इसकी यूनिट, और इसको हम शॉर्ट में ओम भी कहते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम 1 ओम की डेफिनेशन लिखना चाहें, कभी कभी 1 ओम की डेफिनेशन आ जाती है, याद रखना रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, जिसको वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं या कहते हैं। यहां से अगर 1 ओम की डेफिनेशन आ गई तो हम क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन याद करने के लिए देखो सिंपल, अगर हमारे पास ये कंडक्टर है जिसके दोनों एंड्स पर हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, 1 वोल्ट का, ठीक है, कितना 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो इसमें करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। तो डेफिनेशन देखो कैसे लिखेंगे, व्हेन 1 volt potential difference is applied across the ends of the conductor and 1 ampere current flows through it, या कह सकते हैं on applying 1 volt potential difference across the ends of the conductor to flow 1 ampere current, then the resistance of the conductor will be 1 ohm,
अब हम देखते हैं टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा था, जो कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती थी करंट को अपोज करने के लिए, तो इस रेजिस्टेंस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट मतलब इस पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, किसकी वजह से इसकी वैल्यू कम होती है और किसकी वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हमारा ये कंडक्टर है, मान लिया ये कंडक्टर हमारा मार्कर कोई वायर है या कुछ भी है, ये इसके अंदर से करंट पास हो सकता है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टर होगा, तो इसकी अपनी एक लेंथ होगी, इसकी अपनी एक लेंथ होगी, इसका अपना एक एरिया भी होगा, कोई भी कंडक्टर अगर होगा उसकी लेंथ भी होगी, एरिया भी होगा, वो किसी मटेरियल का भी बना हुआ होगा, ठीक है। और उसका टेम्परेचर भी मतलब हो सकता है उसके अंदर करंट पास होगी तो उसके अंदर टेम्परेचर भी इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी होगा, ठीक है। तो 4 फैक्टर हमारे होते हैं जिस पर डिपेंड करता है। पहला पहला हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे डिपेंड करता है, देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हमारे पास एक शॉर्ट लेंथ का एक वायर है और एक लॉन्ग लेंथ का वायर है, जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम में बना देता हूं, ये हमारे पास एक शॉर्ट वायर है और ये हमारा एक लॉन्ग वायर है। दोनों में से लेंथ तुमको पता लग रही है सीधे सीधे, इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है, ठीक है। ये L1 मान लिए, L2 मान लिए, सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल सिंपल समझना है। L1 हमारा यहाँ पर ज्यादा है L2 से, ठीक है, L1 ज्यादा है L2 से, और रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर लेंथ की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। तो लेंथ यहाँ पर दोनों वायर में से किसकी ज्यादा है, लेंथ ज्यादा होती है, आपकी लेंथ ज्यादा है आपकी L1 वायर की और L2 की कम है। तो मैंने बताया था जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस इस वायर का ज्यादा, मतलब जिस वायर की लेंथ ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लार्ज होगा, और जिसकी लेंथ शॉर्ट है उसका रेजिस्टेंस भी लेस होगा, ठीक है। अब लेंथ पर डिपेंड कैसे करता है, मतलब लेंथ पर डिपेंड कर कैसे रहा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक कंडक्टर लें, जैसे हम जानते हैं कंडक्टर होगा उसका अपने रेजिस्टेंस भी होगा, तो मैंने बताया था जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि बैटरी या सेल है, बैटरी या सेल से हमने कनेक्ट कर दिया, और इसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां तक जाएगा। अब देखना इस इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर के थ्रू पास होने में इतनी लंबी मतलब एक लंबी डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी पड़ेगी यहां से यहां तक। लेकिन अगर यही एक शॉर्ट वायर होता है ना, इतनी ही एरिया का हमने शॉर्ट वायर ले लिया, अगर ये शॉर्ट वायर होता तो इसको यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रॉन को केवल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता और तुरंत एकदम पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचकर यहां से करंट पास होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां जाता है तभी करंट यहां से निकलकर यहां आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और जो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन को एक लॉन्ग वायर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब करंट की वैल्यू इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस रहता है कंडक्टर का। अब उसके लिए मैंने बताया था रेजिस्टेंस में कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन तक टकराता हुआ जाएगा। जब वो यहां से कॉलिजन करता हुआ जाएगा तो अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, उसकी बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब लॉन्ग वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस लार्ज होगा। तो समझ में आ गया आपको कि एक लॉन्ग वायर लार्ज रेजिस्टेंस कंटेन करता है और एक शॉर्ट वायर लेस रेजिस्टेंस कंटेन करता है। तो ये लाइन हम ऐसे लिख रहने देंगे, बस याद रखना, ये लॉन्ग वायर है हाई रेजिस्टेंट एंड ये शॉर्ट वायर है लेस रेजिस्टेंस। दूसरा हमारा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो भी कंडक्टर होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है क्या है, किसी भी कंडक्टर की जो भी कंडक्टर होता है उसकी थिकनेस जो होती है, जो आपको मोटाई दिख रही है, ये इसको हम अगर इस तरह से देखेंगे, यहां से जो इसकी मोटाई दिख रही है ये इसका क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना। मतलब अगर हमने दो वायर ले लिए जिनकी लेंथ सेम है लेकिन उनकी थिकनेस क्या है, डिफरेंट। एक थिक वायर है
जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये थिक वायर है और ये एक थिन वायर है, थिक एंड थिन वायर, ठीक है। थिक वायर का एरिया ज्यादा है, थिन वायर का एरिया कम है। यहाँ पर इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब अगर यहाँ पर एरिया की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो एरिया की वैल्यू जब कम है तो यानी कि एरिया की वैल्यू जब कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, और एरिया की वैल्यू जब ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो व्हेन the cross section area of the conductor will be large, then the resistance of the conductor will be less, because resistance is inversely proportional to the cross section area of the conductor. So a thick wire have less resistance in comparison of a thin wire. एक थिक वायर का रेजिस्टेंस लेस होता है, कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ ए थिन वायर, एक थिन वायर के कंपैरिजन में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, हमारे पास जैसा हम जानते हैं हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टर। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, एंड रेजिस्टर वो होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, करंट की वैल्यू कम होती है। इनके अंदर तो नो करंट, इनके अंदर कोई करंट नहीं हो सकता पास, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज्यादा लार्ज, ठीक है। क्यों होता है इसका लार्ज? क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे वो होते हैं जो कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और वो फ्री हो जाते हैं उसमें से निकलकर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं होता इंसुलेटर के अंदर, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होता है, इसलिए कोई करंट की वैल्यू नहीं होती, करंट इसके अंदर जीरो होता है, करंट इसके अंदर फ्लो नहीं हो सकता। जैसे हमारा वुड हो गया, हमारी ये प्लास्टिक हो गई, ये एक इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। और कुछ मटेरियल हमारे ऐसे होते हैं जो कि कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा होता है कि जो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। अगर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। किसी कंडक्टर के अंदर जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर करंट की वैल्यू भी उतनी ही लार्ज होती है। तो एक बेस्ट कंडक्टर के अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जितने ज्यादा उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही अच्छा उसका कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी लेस होता है। तो इसके अंदर करंट जो होता है उसकी वैल्यू लार्ज होती है, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू लेस होती है, ठीक है। एक अच्छे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है और एक इंसुलेटर का रेजिस्टेंस लार्ज होता है। लार्ज को हम ये कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इनफिनिट समझ लो, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लार्ज होता है, इनफिनिट, कभी खत्म नहीं हो सकता इसका रेजिस्टेंस। जबकि इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई और मेटल अगर हम मिला देते हैं तो हमारा एक एलॉय बन जाता है, ठीक है, जिनको हम रेजिस्टर्स कहते हैं, और उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होता है। जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं वो कंडक्टर से ही मिलकर बनते हैं, मेटल से मिलकर बनते हैं, और इनका रेजिस्टेंस लार्ज होता है क्योंकि एलॉय कहलाते हैं। लेकिन इनके अंदर रेजिस्टेंस लार्ज होने की वजह से इनके अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाती है। रेजिस्टर्स जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हमारा हीटर का वायर होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम एक रेजिस्टर होता है, एलॉय होता है, ठीक है, और एक हमारा बल्ब का टंगस्टन का जो वायर होता है वो हमारा एक एलॉय होता है। तो ये हमारे रेजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमने देखा है हीटर का वायर जो होता है वो हीट करता है। हीट क्यों करता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लार्ज होता है। रेजिस्टेंस लार्ज होने की वजह से, बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन जब एक साइड से दूसरी साइड तक जाता है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता हो जाता है, और वो जो उसके कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे कोलिजन करता हो जाता है, और कोलिजन के दौरान अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है। तो मेटल या कंडक्टर जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर करने से उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, कंडक्टर की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, और इतनी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन करते करते कि वो हीट अप करने लगता है। तो यही कारण होता है कि हमारे मोस्टली कंडक्टर्स हीट करते हैं।
लास्ट पॉइंट हमारा टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसके अंदर करंट पास होता जाता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, टाइमिंग करंट की इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पर 4 हमने टॉपिक देखे, 4 फैक्टर्स हमने यहाँ पर देखे। पहला हमारा लेंथ था, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास एक शॉर्ट वायर है और एक लॉन्ग वायर है, किसका रेजिस्टेंस लार्ज होगा? जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस लार्ज होता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू लार्ज है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी लार्ज होगी, अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू लेस है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी लेस होगी। दूसरा हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस जो होता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू लेस होती है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू लार्ज होती है, और अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू लार्ज होती है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू लेस होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो एरो से मैंने सिंबल आपको समझा दिया है क्या, कि अगर एरिया लार्ज है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस होगी। इसीलिए इस थिक वायर का एरिया थिन वायर के कंपैरिजन में लार्ज है तो रेजिस्टेंस इसका लेस है, और थिन वायर का अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो थिन वायर का एरिया वो क्या है? लेस है, और इसीलिए इसका रेजिस्टेंस लार्ज है। तो थिक और थिन वायर में किसका रेजिस्टेंस लार्ज होता है? थिन वायर का। तो कभी भी हमें अपने घर में अगर अच्छा करंट प्रोवाइड कराना है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर लार्ज करंट प्रोवाइड कराना है बिना हीट अप किए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो कौन सा हम कंडक्टर सुटेबल हमारे लिए रहेगा? एक थिन वायर। ओके, इसीलिए हम थिन वायर यूज करते हैं अगर हमको लार्ज करंट चाहिए होती है, सॉरी थिक वायर यूज करते हैं अगर हमको लार्ज करंट चाहिए होती है। जैसे कि हमने देखा होगा हमारा जो एसी जो हम यूज करते हैं, या जो हीटर का वायर हो गया, या जो भी हमारे टोस्टर वगैरह होते हैं, उनका जो केबल होता है वो थोड़ा थिक होता है, ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं। या हमने देखा होगा कि हमारे घरों में जो वायरिंग आती है तो जो पोल से हमारे घर तक आती है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि घर से पोल्स की डिस्टेंस लगभग 200 मीटर, 100 मीटर या 50 मीटर तक अप्रोक्सीमेट होती है। तो वहां से हमारे घर तक वायरिंग जो आती है, अगर हम एक सिंपल वायर ले लेंगे, जो डोरी होती है सिंपली वो वायर अगर हम ले लेंगे, तो लॉन्ग वायर होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस तो लार्ज हो जाएगा। रेजिस्टेंस लार्ज होने की वजह से करंट की वैल्यू उसके अंदर कम हो जाएगी, और करंट अगर खुद को इंक्रीज करना चाहेगा उसके अंदर, तो उस वायर का जो प्लास्टिक बॉडी है, जो प्लास्टिक की जो मतलब उसके अंदर इंसुलेट किया हुआ है उसको जिसने, तो वो मटेरियल हमारा प्लास्टिक वो हीट अप होकर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने की वजह से उसके अंदर जो लाइव और न्यूट्रल वायर होते हैं वो अटैच होकर एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम एक थिक वायर लेते हैं जो हमारा, जिसको हम केबल कहते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहे, लॉन्ग वायर होने पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहे। इसीलिए हम एक एल्यूमिनियम का जो भी हमारा होता है केबल यूज करते हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे आपको पढ़ाऊंगा। थैंक्स।